नमस्कार साथियों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास में देखेंगे राज्य परिदृश्य। पहला क्वेश्चन है ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। तो दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के भीतर शासन, पारदर्शिता और समन्वय को मजबूत करना है। इसके माध्यम से सप्ताह में 2 दिन, कौन कौन से दिन? मंगलवार और बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 चरणों में बातचीत होगी। पहला चरण क्या होगा? शाम 5 बजे से। इसमें जो चिकित्सा अधीक्षक होंगे और चिकित्सा अधीक्षक, प्रधान चिकित्सा अधिकारी और प्रधानाचार्य से बात होगी। दूसरे चरण में डॉक्टर, नर्स और भी जो भी स्टाफ वगैरह होंगे उनसे और आम जनता से बात होगी। में हितधारक ऑनलाइन अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर सकते हैं या स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं। निर्णय तुरंत या 72 घंटे के अंदर प्रस्तुत करनी होगी। इसके अंतर्गत बजट घोषणाएं, मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश, मुख्यमंत्री सूचना प्रणाली और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली शामिल होगा। तो बस इसमें इतना याद रखना कि जो ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के भीतर शासन, पारदर्शिता और समन्वय को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है अनुगर्ग पहली महिला मुख्य सचिव बनी। तो दिसंबर 2025 में उड़ीसा सरकार ने अनुगर्ग को पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है। उड़ीसा सरकार ने अनुगर्ग को क्या पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया। यह नियुक्ति अनोज आहूजा की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है। अब अनुगर्ग के बारे में इसमें ज़्यादा कुछ पूछे गया नहीं, लेकिन बस जानकारी के लिए रखिए कि उड़ीसा कैडर की 1991 बैच की IAS अधिकारी हैं। फरवरी 2023 में उड़ीसा की पहली महिला, इम्पॉर्टेंट है, उड़ीसा की पहली महिला विकास आयुक्त बनी, जो राज्य प्रशासन में दूसरा सबसे उच्च पद है। भारत के योजना आयोग द्वारा गठित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की सदस्य थी। अगला है अटल कैंटीन योजना। तो ये दिल्ली में शुरू हुआ। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर दिल्ली में अटल कैंटीन योजना का शुभारंभ हुआ और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो शहरी गरीब और श्रमिक लोग हैं उनको 5 रुपये प्रति प्लेट की मतलब किफ़ायती कीमत पर पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना। यह योजना दिल्ली के 100 स्थानों पर शुरू होगी। अगला क्या है? हांसी बना हरियाणा का 23वां जिला। याद रखिए, ये जिला हिसार जिले से अलग करके बनाया गया है। अगला यूपी का देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए पूरक बजट पेश किया है। तो कितना? 24,496.98 करोड़ अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत हुआ। 2025-26 के लिए 80,080 उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। कितने का? 24,496 करोड़ का। और 2025-26 के लिए जो बजट पेश हुआ था वो 8,08,736.06 करोड़ रुपए का मूल बजट था। उसके अतिरिक्त 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश हुआ। अनुपूरक बजट का मूल बजट का 3.03% और 18,369 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 6,127 करोड़ पूंजीगत व्यय का प्रावधान है इसमें।
इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर सेक्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नगर विकास पर प्रमुख फोकस किया गया। टेक्निकल शिक्षा, वुमेन चाइल्ड वेलफेयर, मेडिकल शिक्षा तथा गन्ना एवं चीनी मिल क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मतलब वित्त मंत्री हैं, 22 दिसंबर को यूपी सरकार के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने पूरक बजट पेश किया और यह बजट राज्य विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान तत्काल राजस्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 24,496.97 करोड़ रुपए की पूरक मांग के रूप में थी। पूरक बजट फरवरी 2025 में प्रस्तुत 8,08,736.06 करोड़ रुपए के कुल बजट को बढ़ा करके अब कितना कर दिया, तो 8,33,233.04 करोड़ रुपए कर दिया। अब पूरक बजट की विशेषताएं क्या हैं? तो पहला है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का अनुमान कितना है, तो 31.14 लाख करोड़ रुपए। और वित्त वर्ष 2026 के लिए राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, तो 18,369.30 करोड़ रुपए। और जबकि पूंजीगत जो व्यय है वो कितना है, 6127.68 करोड़ रुपए। 4874 करोड़ रुपए के साथ औद्योगिक विकास क्षेत्र को सबसे अधिक बजट आवंटन किया गया। सबसे अधिक बजट किसको दिया गया, औद्योगिक विकास क्षेत्र को, कितना, 4874 करोड़ रुपए। आगे क्या है इसके बाद किसका नंबर आता है, विद्युत क्षेत्र का, और फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उसके बाद शहरी विकास। चौथा पॉइंट है कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 1835 करोड़ रुपए आवंटित हुए। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पे है, नोएडा में, यूपी में नोएडा में, को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लिंक रोड के लिए 1246 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है, बिहार मंत्रिमंडल ने 7 संकल्प 3.0 कार्यक्रम शुरू किया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3, जो उनका तीसरा मतलब प्लान है, 7 संकल्प 3.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने और बिहार को विकसित राज्य का दर्जा दिलाने के लिए शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास, युवा सशक्तिकरण, महिला कल्याण और सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने पर केंद्रित है। ये 7 निश्चय 7 संकल्प जो अभी हैं, रोजगार और आय में दोहरी वृद्धि, उद्योग आधारित सशक्तिकरण, कृषि विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक संरचना, गरिमापूर्ण और सुगम जीवन। 7 संकल्प 3.0 के शुरुआती चरण, तो पहला कब शुरू हुआ था, 2015 से 20, फिर 20 से 25 और 25 से 30। इस पहल का लक्ष्य क्या है, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख रुपए का निजी निवेश। अगला जो टॉपिक है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। तो ये अभियान किसने शुरू किया, तो आरबीआई ने। नवंबर 2025 में आरबीआई ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ प्रयागराज यानी यूपी में किया गया। तो यूपी स्पेशल में पूछ सकता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को निष्क्रिय बैंक खातों में जमा धनराशि की वापसी में सहायता करना। यह पहल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और प्रमुख नियामकों जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई या पीएफआरडीए के समन्वय में प्रारंभ हुई। इसका मुख्य लक्ष्य जो है बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों का पारदर्शी और समयबद्ध निपटान तथा स्वस्थ वित्तीय आदतें अपनाना। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 के मध्य तक 67,000 करोड़ रुपए से अधिक का धन बैंकिंग प्रणाली में दावा न की गई राशि के रूप में है। तो ये एक फैक्ट है इम्पॉर्टेंट। वर्ष 2025 के मध्य तक 67,000 करोड़ रुपए से अधिक का धन बैंकिंग प्रणाली में दावा न की गई राशि के रूप में
जमा है। और यदि 2 वर्ष से अधिक किसी खाते में कोई वित्तीय या गैर वित्तीय लेन देन नहीं होता तो वह निष्क्रिय खाता माना जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखना कि कब निष्क्रिय हो जाता है कि जब 2 वर्ष से अधिक समय में उस खाते में कोई भी वित्तीय गैर वित्तीय लेन देन नहीं होता है तो खाता निष्क्रिय मान लिया जाएगा। अगला टॉपिक क्या है? ऑपरेशन ट्रैक डाउन। ये किसने चलाया है? तो हरियाणा पुलिस ने। ये 16 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान था जो 5 से 20 नवंबर तक चला। इसका उद्देश्य बंदूक से संबंधित संगठित अपराधों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के साथ निगरानी व हिरासत स्थानांतरण में सक्रिय सहयोग भी शामिल था। अगला टॉपिक है कि राजस्थान में आदर्श वेद विद्यालय का शुभारंभ। कहाँ पे? राजस्थान में। तो वर्ष 2026 में सभी प्रभागीय मुख्यालयों में आदर्श वेद विद्यालय शुरू करेगा। आदर्श वेद विद्यालय कहाँ पे? राजस्थान में। इसकी घोषणा राजस्थान के संस्कृत शिक्षा जो मंत्री हैं उन्होंने की। उद्देश्य क्या है? तो संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देना और वैदिक अध्ययन की परंपरा को पुनर्जीवित करना है। प्रत्येक विद्यालय में 4 वैदिक शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षक और 5 प्रशासनिक कार्मिक नियुक्त होंगे। वर्तमान में 4 विद्यालय हैं: हाथोद जयपुर में, तारा मठ बाड़मेर, पुष्कर अजमेर और पेली गाँव भरतपुर। अगला क्या है कि वर्ष 2025 में सभी वेद विद्यालयों और गुरुकुलों के संचालन व निगरानी हेतु वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है। तो पूछ लेगा कि इस बोर्ड का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो कौन से राज्य? राजस्थान। अगला टॉपिक है भारत का पहला राज्य स्तरीय बहुराष्ट्रीय उद्यान बाग गलियारा। तो दिसंबर 2025 को घोषणा की गई कि मध्य प्रदेश में भारत का पहला राज्य स्तरीय बहुराष्ट्रीय उद्यान बाग गलियारा विकसित किया जाएगा। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग किसने? मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जो हैं राकेश सिंह ने कुशाभाऊ ठाकरे एमपी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की। इसका उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण करना, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना और अवसंरचना विकास शामिल है। यह पहल मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इस पहल में 6 प्रमुख एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं जिनकी कुल अनुमानित लागत 36,483 करोड़ रुपए है। इसे जून 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। लक्ष्य कब तक है? जून 2028 तक पूरा करना है इसका। 961 किलोमीटर लंबा है गलियारा जिसकी कुल अनुमानित लागत करीब 5500 करोड़ रुपए है। ये गलियारा कान्हा बाघ अभ्यारण्य, और बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, पन्ना बाघ अभ्यारण्य, पेंच, इन सबको जोड़ेगा। और वर्ष 2022 की जनगणना के अनुसार 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश भारत का अग्रणी बाघ राज्य बना हुआ है। अगला है आंध्र प्रदेश के पोंडेरू खादी को मिला जीआई टैग। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडरू गांव से प्राप्त हस्त निर्मित कपड़े, ये क्या है? कपड़ा है। पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है। पोंडरू खादी से स्थानीय रूप से पटनुलू के नाम से जाना जाता है। यह जिला एक उत्पाद योजना के तहत नामांकित है। वर्ष 1921 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में पोंडरू खादी की प्रशंसा की थी। पोंडरू खादी की शाल प्राप्त करने के बाद देवदास गांधी को इसकी उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। ये कपड़ा विशेष रूप से श्रीकाकुलम और उसके आसपास के क्षेत्र में उगाई जाने वाली स्वदेशी पहाड़ी कपास, पुनासा कपास और लाल कपास से बनाया जाता है। अगला क्या है?
तो जीआई टैग जो अधिनियम है कब आया? 1999 में। इसका 10 वर्षों पर नवीकरण किया जाता है। अगला टॉपिक है कि वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य चीतों का नया निवास होगा। तो दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश में जो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य है वहाँ पर चीतों का नया निवास स्थान बनेगा। इसकी घोषणा किसने की? तो मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी ने। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह अभ्यारण्य कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद राज्य का तीसरा अभ्यारण्य है। तो कौन सा है राज्य का? ये तीसरा अभ्यारण्य, चीता अभ्यारण्य। इसका उद्देश्य क्या है? तो चीतों की संख्या और क्षेत्र का विस्तार करना। वीरांगना दुर्गावती बाघ जो अभ्यारण्य है ये नौरादेही सागर जिला में पड़ता है। वर्ष 1950 के दशक में एशियाई चीतों के विलुप्त होने के बाद भारत विश्व स्तर पर चीतों को सफलतापूर्वक पुनर्वास करने वाला एकमात्र देश बन गया है। चीतों के वर्तमान निवास स्थान कहाँ है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कुल कितने चीते हैं? 28 चीते। गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 चीते और बोत्सवाना से 8 चीतों की स्थानांतरण जनवरी 2026 में होगी। अगला टॉपिक है उत्तराखंड में मेरी योजना पोर्टल का शुभारंभ। तो दिसंबर 2025 में उत्तराखंड में मेरी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, योजना संबंधी जानकारी को सुलभ बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना। फिर क्या है? वाराणसी से पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल को हरी झंडी। तो वाराणसी में शुरू हुई भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर नौका। तो भारत की ये पहली स्वदेशी हाइड्रोजन सेल पोत है। इसका नाम क्या है? पायलट 01। इसका शुभारंभ वाराणसी में नमो घाट पर। कहाँ पर? नमो घाट पर। जहाज रानी बंदरगाह मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल ने गंगा नदी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर किया। ये पहल भारत की दीर्घकालिक योजनाओं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 का समर्थन करती है। इससे स्वच्छ अंतर्देशीय जल परिवहन, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा मिलेगा। भारत के पहले ईंधन हाइड्रोजन ईंधन पोत के बारे में। तो LTPEM ईंधन सेल प्रणाली और लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी द्वारा संचालित होगा। MOPSW की हरित नौका पहल के तहत CSL कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन इसका मतलब बनाएगा, तो CSL कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और नवंबर 2022 के समझौते के परिणाम पूरी तरह से वातानुकूलित पोत 50 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है इसमें, और 7 से 9 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से लगातार 8 घंटे तक चल सकता है। केवल शुद्ध जल H2O छोड़ती है, जिससे यात्रियों को शोर मुक्त, धुआं मुक्त, प्रदूषण मुक्त यात्रा का अनुभव मिलता है। अगला क्या है? TCP के तहत स्मार्ट ब्लू हार्बर का शुभारंभ। दिसंबर 2025 में गुजरात के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के तहत स्मार्ट ब्लू हार्बर का शुभारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो सतत मत्स्य पालन, तटीय अर्थव्यवस्था, आजीविका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये पहल मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के तहत किया गया है। स्मार्ट ब्लू हार्बर पहल के बारे में, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना द्वारा समर्थित एकीकृत मत्स्य पालन अवसंरचना के लिए 452.32 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। इसका उद्देश्य है पारंपरिक मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों यानी फिशिंग हार्बर को आधुनिक, स्मार्ट और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में
बदलना। इससे ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा तथा मछुआरों की आय भी बढ़ेगी। अगला क्या है, गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब का शुभारंभ। दिसंबर 2025 में तेलंगाना सरकार और अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने तेलंगाना के हैदराबाद स्थित टेक्नोलॉजी हब में गूगल फॉर स्टार्टअप का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग मंत्री डॉक्टर श्रीधर ने किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो एआई आधारित उद्यमों को भौतिक बुनियादी ढांचा, गूगल विशेषज्ञों तक पहुंच और वैश्विक बाजारों पर तक पहुंच प्रदान करना। इसमें स्टार्टअप फंड्स तेलंगाना सरकार के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए फंड की वित्तीय सहायता शामिल है। अगला क्या, राजस्थान ने एसआईआर के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण किया। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण 2026। और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य है। दिसंबर 2025 में राजस्थान एसआईआर 2026 के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य बना। इसकी घोषणा राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने किया। इस राजस्थान के 97% राष्ट्रव्यापी मानचित्रण नेतृत्व हासिल किया। इसमें 3% मतदाताओं के दावों के दौरान दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ी। एसआईआर क्या है, इसकी जो रिपोर्ट है, एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट 2025, ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को अद्यतन सत्यापित करने, डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं को हटाने तथा नए मतदाताओं को नामांकन करने हेतु चलाया गया एक अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सभी राज्यों को पूर्ण डिजिटल और भौगोलिक सत्यापन मानकों पर लाना। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से हुई। वर्तमान में 12 राज्यों में इसे लागू किया गया है। तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को जीआई टैग। तो तमिलनाडु के पास कुल जो जीआई टैग हैं उसकी संख्या कितनी हो गई, 74। उत्तर प्रदेश के बाद जीआई टैग वस्तुओं के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। कौन, तमिलनाडु। पहले नंबर पे कौन है, यूपी आपका। यूपी क्या है पहले नंबर पे। जीआई टैग 5 जो वस्तुएं जिनको मिला है, ये उसकी सूची है। जीआई टैग प्राप्त 5 उत्पादों में जो विशेषताएं हैं वो क्या है, वैरयूर सूती साड़ी, कोरवाई बॉर्डर के लिए प्रसिद्ध ब्लॉक रंग पैलेट और ज्यामितीय रूपांकन उत्पत्ति इसकी चोल साम्राज्य के समय तिरुचि जिले तमिलनाडु के मानमेदु के बुनाई समूह द्वारा। कबिनापति नट्टू शक्कर यानी गुड़ पाउडर अपनी मिठास और आकर्षक सुनहरे हरे भूरे रंग के लिए प्रसिद्ध है। ये इरोड जिले में उत्पादित किया जाता है। अगला देखो, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार से शुरू हुआ। दिसंबर 2025 में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की। इसका उद्देश्य राज्य द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के बारे में समझ को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत बिहार के माध्यमिक विद्यालयों 9 से 12 के चयनित छात्रों को भारत के प्रमुख स्मारकों, सांस्कृतिक केंद्रों और दर्शनीय स्थलों की शैक्षिक यात्राओं पर ले जाया जाएगा। यह योजना बिहार दर्शन योजना पर आधारित है, जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों के लिए राज्य स्तरीय भ्रमण प्रदान करती है। अब इसे राष्ट्रीय स्तर भ्रमण तक विस्तारित कर दिया गया है। अगली टॉपिक हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय जो भी न्यूज़ वगैरह हैं उसको।